जय हिंद दोस्तों, मास्टर जी इन्फो चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग देखने वाले हैं अरिहंत पब्लिकेशन का बिहार सचिवालय का प्रैक्टिस सेट नंबर 3। अरिहंत पब्लिकेशन का बिहार सचिवालय का सेट नंबर 3 आज हम लोग देखने वाले हैं। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो मास्टर जी इन्फो को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि बिहार सचिवालय से संबंधित सारे अपडेट और तैयारी की सारी मटेरियल आपको मास्टर जी इन्फो चैनल पर मिल जाएगी। प्लेलिस्ट बना हुआ है दोस्तों, 4 से 5 बुक जो है प्रैक्टिस सेट बिहार सचिवालय का ख़त्म कर दिया गया है। आप ज़रूर से प्लेलिस्ट जाकर विजिट करें और वहां जाकर देखें, ताकि आपकी तैयारी में एक और पन्ना ऐड हो सके। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। पहला जो प्रश्न है देखते हैं दोस्तों कि किस संस्था को पिंजरे में बंद तोता कहा जाता है। किस संस्था को पिंजरे में बंद तोता कहा जाता है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा केंद्र जांच आयोग। केंद्र जांच आयोग जो है सीबीआई को पिंजरे में बंद तोता कहा जाता है। सीबीआई की स्थापना जो हुई थी दोस्तों, संथानम समिति की सिफारिश पर हुई थी 1962 से 64 में। यह एक वैधानिक संस्था नहीं है दोस्तों, यह एक संवैधानिक संस्था नहीं है, इसीलिए इसे पिंजरे में बंद तोता किसे कहा जाता है? तो केंद्र जांच आयोग को कहा जाता है, जिसे सीबीआई के नाम से भी जाना जाता है। चलते हैं दूसरे नंबर प्रश्न की ओर। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का उद्देश्य क्या है? प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का जो उद्देश्य है, गांवों को मुख्य सड़क से जोड़ना। गांवों को मुख्य सड़क से जोड़ना, यानी कि दो का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना दिसंबर 2000 में स्टार्ट हुई थी। इसका जो मुख्य उद्देश्य है, गांवों को मुख्य सड़क से जोड़ना। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न है, पटना नगर निगम की स्थापना कब हुई थी? तो पटना नगर निगम की जो स्थापना हुई थी 1952 में हुई थी। पटना नगर निगम की स्थापना 1952 में हुई थी। चौथे प्रश्न की बात करें, शिवाजी के गुरु का नाम क्या था? तो शिवाजी के जो गुरु का नाम था दोस्तों, वो रामदास था, गुरु रामदास। शिवाजी के गुरु कौन थे? गुरु रामदास। एक और रामदास हैं, तो वो सिख गुरु हैं। ये रामदास जो हैं ये अलग हैं, ठीक है दोस्तों। तो शिवाजी के गुरु जो हैं रामदास हैं। वहीं शिवाजी के अंगरक्षक कहे तो वह कौन हो जाएंगे? दादाजी कोंडदेव हो जाएंगे। शिवाजी के संरक्षक कहे या अंगरक्षक कहे तो दादाजी कोंडदेव हो जाएंगे, और शिवाजी के गुरु पूछे तो रामदास जी हो जाएंगे। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न है 5वां नंबर प्रश्न, वैज्ञानिक समाजवाद का श्रेय किसे जाता है? यानी कि वैज्ञानिक समाजवाद के जनक कौन है? तो वैज्ञानिक समाजवाद के जो जनक हैं कार्ल मार्क्स हैं। वैज्ञानिक समाजवाद के जनक कौन है? कार्ल मार्क्स हैं। छठे नंबर प्रश्न की बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा एक अन्य तीनों के समायिक नहीं था? यानी कि इनमें क्वेश्चन का कहना है कि 3 का कार्यकाल एक है और एक का अलग है। तो 6 का जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों मिलिंद। मिलिंद का कार्यकाल जो है अन्य तीनों की अपेक्षा अलग है, जबकि बिंबिसार, गौतम बुद्ध और प्रसन्नजीत एक ही कार्यकाल में थे। चलते हैं 7वें नंबर प्रश्न की बात करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो मास्टर जी इन्फो को सब्सक्राइब कर ले। बिहार सचिवालय संबंधित बहुत सारे वीडियो आपको इस चैनल पर मिलने वाले हैं। प्लेलिस्ट बना हुआ है दोस्तों। निम्नलिखित 4 वेदों में से किस एक में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है? तो ये जो जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है दोस्तों अथर्ववेद में है। सबसे अंतिम वेद जो बना अथर्ववेद बना। 4 वेद हैं। कितने वेद हैं? 4 वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ये क्रम है दोस्तों। तो अथर्ववेद सबसे अंत में आया, और वेद त्रय में अथर्ववेद को शामिल नहीं किया जाता है। कई बार ये एक और प्रश्न पूछा जाता है कि वेद त्रय में कौन से वेदों को शामिल नहीं किया जाता है? तो वेद त्रय में अथर्ववेद को शामिल नहीं किया जाता है। वहीं अथर्ववेद की बात करें दोस्तों तो इसमें 20 मंडल हैं, 731 सूक्त हैं, 5839 मंत्र हैं। इसमें अथर्ववेद में जादू टोना, औषधि प्रयोग, रोग निवारण, तंत्र मंत्र, ये सब का वर्णन है। चलते हैं 8वें नंबर प्रश्न की ओर। जिस क्वेश्चन का विश्लेषण का जरूरत होगा दोस्तों उनका विश्लेषण जरूर करा देंगे। 18वें दशक में भारत में लड़े गए युद्धों के निम्नलिखित में से सही क्रम अनुसार कौन सा? यानी कि इनका युद्ध जो लड़ा गया था भारत में उनका सही क्रम पूछ रहा है। तो 8 का जो यहाँ सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा बी, अंबर का युद्ध। अंबर का युद्ध का बात करें तो 1734 में हुआ था। प्लासी के युद्ध की बात करें तो 1757 में हुआ था। वाडीवास युद्ध का बात करें 1760 में हुआ था। वहीं बात करें बक्सर का युद्ध 1764 में हुआ था। तो ये आपको युद्ध का डेट भी याद रखना है, कई बार डेट भी पूछ लिया जाता है। एक बार फिर से देख लेते हैं दोस्तों। अंबर का जो युद्ध हुआ था 1734 में हुआ था। प्लासी का युद्ध 1757 में हुआ था। वाडीवास युद्ध 1760 में हुआ था। बक्सर का युद्ध 1764 में हुआ था। तो 8 का जो यहाँ सही आंसर होने वाला ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर।
अगला जो प्रश्न है उसको देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस भक्ति संत ने अपने संदेश के प्रचार के लिए सबसे पहले हिंदी का प्रयोग किया था? तो सबसे पहले किस संत ने हिंदी का प्रयोग किया था, ये आपका प्रश्न है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों रामानंद। रामानंद जो थे दक्षिण भारत के महान संत में से एक थे। इन्होंने ही जो है संदेश के लिए, अपना प्रवचन को प्रचार करने के लिए हिंदी भाषा का प्रयोग किया था। बात करें रामानंद के बहुत सारे शिष्य हुआ करते थे, जैसे रविदास, धन्ना, कबीर, ये सब जो थे रामानंद के अनुयायी थे। बात करें, एक और प्रश्न पूछा जाता है दोस्तों कि कबीर जो थे कौन से कुल से आते थे? तो कबीर जुलाहा थे, धन्ना जाट थे, रविदास मोची थे। तो ये सब जो थे रविदास, धन्ना, कबीर, ये रामानंद जी के अनुयायी थे। रामानंद जो थे ये दक्षिण भारत के महान संत कहे जाते हैं। 10वें नंबर प्रश्न की बात करें, वर्ष 1765 में दीवानी प्रदान किए जाने के बाद ब्रिटिश शासन सबसे पहले निम्नलिखित में से किस पर्वतीय जनजाति के संपर्क में आए थे? तो दीवानी जब प्रदान कर दिया गया था तो ये किसके प्रवर्तन में आए थे? तो गारो खासी जनजाति, यानी कि खासी जनजाति जो कि मेघालय में है दोस्तों, उसी के पर्वतीय जनजाति के संपर्क में आए थे। चलते हैं 11वें नंबर प्रश्न की ओर। 11वां नंबर प्रश्न की बात करें दोस्तों, निम्नलिखित कथनों में से विचार कीजिए। चोलों ने पांड्य तथा चेर शासकों को पराजित कर प्रायद्वीपीय भारत पर प्रारंभिक मध्यकालीन समय में अपना प्रभुत्व स्थापित किया। तो इसमें जो पूछ रहा है दोस्तों कौन सा कथन सही है, ठीक है दोस्तों, कौन सा कथन सही है? तो उसके बाद देखते हैं। पहला तो सही है दोस्तों कि चोलों ने पांड्य तथा चेर शासकों को पराजित कर दिया था और प्रायद्वीपीय भारत पर अधिकार कर लिया था। दूसरा जो ऑप्शन है दोस्तों, चोलों ने दक्षिण पूर्व एशिया के शैलेंद्र साम्राज्य के विरुद्ध सैन्य चढ़ाई की तथा कुछ क्षेत्रों को जीता। ये भी सही है दोस्तों, यानी कि 11 का जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 1 और 2 दोनों सही है। 1 और 2 दोनों सही है। चलते हैं 12वें नंबर प्रश्न की ओर। 12वां नंबर जो प्रश्न है उसे देख लेते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो मास्टर जी इन्फो को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें, क्योंकि बिहार सचिवालय से संबंधित आपको यह प्रैक्टिस सेट अरिहंत पब्लिकेशन का पार्ट 3 कराया जा रहा है। इससे पहले अरिहंत पब्लिकेशन का पार्ट 1 और पार्ट 2 भी करवा दिया गया है। चलिए दोस्तों 12वें नंबर प्रश्न की बात करें। निम्न में से कौन सा एक क्षेत्र 1857 के विद्रोह से प्रभावित नहीं था? यानी कि 1857 का जब विद्रोह हुआ था उसमें यह प्रभावित नहीं था, तो चित्तौड़ इसका सही आंसर हो जाएगा। चित्तौड़ जो था 1857 के क्रांति में विद्रोह में शामिल नहीं हुआ था। जबकि झांसी से रानी लक्ष्मीबाई, जगदीशपुर से वीर कुंवर सिंह, जगदीशपुर जो बिहार में पड़ता है दोस्तों, उसके बाद लखनऊ की बात करें तो लखनऊ में बेगम हजरत महल, तो ये जो थे तीनों शामिल थे और चित्तौड़ इसमें शामिल नहीं था। 13वें नंबर प्रश्न की बात करें, विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी से संबंध रखता है? तो विक्टोरिया जलप्रपात जो है जोम्बेजी नदी पर है। विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी पर है? जोम्बेजी नदी पर है। और एक प्रश्न पूछा जाता है दोस्तों, विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी है जो कि विक्टोरिया झील से निकलती है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। बहाव की दृष्टि से बोले तो अमेजन नदी हो जाएगी दोस्तों, ठीक है, या चौड़ी की दृष्टि से अमेजन नदी। निम्नलिखित में से कौन कौन से राज्य झारखंड के सीमावर्ती हैं? तो झारखंड के जो सीमावर्ती राज्य हैं, ये क्वेश्चन पूछ रहा है दोस्तों, तो झारखंड के जो सीमावर्ती राज्य हैं वो कौन हो जाएंगे? तो झारखंड के झारखंड के सीमावर्ती राज्य पूछ रहा है, तो झारखंड के जो सीमावर्ती राज्य हो जाएंगे वो बिहार हो जाएंगे, उड़ीसा हो जाएंगे और पश्चिम बंगाल हो जाएंगे। यानी कि इसका जो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। तो झारखंड के जो सीमावर्ती राज्य हैं बिहार, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल, ये सब ऑप्शन में है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं 15वें नंबर प्रश्न की ओर। 15वां नंबर जो प्रश्न है, बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन हुआ। बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ दोस्तों? तो यह 1931 में हुआ। बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन 1931 में हुआ और इनके संस्थापक के तौर पर गंगा शरण सिन्हा, उसके बाद बात करें रामवृक्ष बेनापुरी और रामानंद मिश्रा ने 1931 में बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन किया। बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन गंगा शरण सिन्हा, रामवृक्ष बेनापुरी, रामानंद मिश्रा, 1931 में बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन किया गया था। बात करें 16वें नंबर प्रश्न की, बिहार के सुप्रसिद्ध संत सुफुद्दीन मनेरी का संबंध सूफियों के किस संप्रदाय से था? तो सूफियों का किस संप्रदाय से था दोस्तों? तो ये फिरदौसी संप्रदाय से था, सूफियों के फिरदौसी संप्रदाय से था। चलते हैं 17वें नंबर प्रश्न की ओर। 17वां नंबर जो प्रश्न है, मध्यकाल में बिहार शरीफ का नगर महत्वपूर्ण रहा। तो मध्यकाल में बिहार शरीफ का जो नगर किस लिए महत्वपूर्ण रहा? तो विद्या के केंद्र के रूप में बात करें, व्यापार के केंद्र के रूप में, उसके बाद बात करें प्रशासनिक केंद्र के रूप में। यानी कि यहाँ तीनों का तीनों सही हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। मध्यकाल में बिहार शरीफ नगर महत्वपूर्ण रहा, तो व्यापार के केंद्र के रूप में भी महत्वपूर्ण रहा, विद्या के केंद्र के रूप में भी महत्वपूर्ण रहा और प्रशासनिक केंद्र के रूप में भी महत्वपूर्ण रहा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर देखते हैं 18वें नंबर प्रश्न को।
18वां नंबर जो प्रश्न है, बिहार में पहली चीनी मिल स्थापित हुई थी। तो बिहार में जो पहली चीनी मिल स्थापित हुई थी मढ़ौरा में। बिहार में पहली चीनी मिल जो स्थापित हुई थी कहाँ हुई थी, तो मढ़ौरा में। 19वें नंबर प्रश्न की बात करें, वर्तमान भारत का सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय स्थित है। वर्तमान भारत का सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों बिहार में, जिसे नालंदा विश्वविद्यालय कहते हैं। नालंदा विश्वविद्यालय की जो स्थापना हुआ था कुमार गुप्त ने करवाया था। गुप्त वंश के शासक कुमार गुप्त द्वारा नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना करवा दिया गया था। बात करें अगले प्रश्न की, तो 20वां नंबर प्रश्न बात करते हैं दोस्तों, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय बिहार में कितने प्रमंडल थे। तो स्वतंत्रता प्राप्ति के समय बिहार में कितने प्रमंडल थे, तो 4 प्रमंडल थे। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय बिहार में कितने प्रमंडल थे, 4 प्रमंडल थे। वर्तमान में कितने प्रमंडल हैं, तो वर्तमान में 9 प्रमंडल हैं दोस्तों। वर्तमान में बिहार में 9 प्रमंडल हैं। ठीक है, चलते हैं 21वें नंबर प्रश्न की बात करें। 21वां नंबर जो प्रश्न है कि बिहार के लोकसभा में सांसदों की संख्या कितनी है। तो बिहार के लोकसभा में जो सांसदों की संख्या है दोस्तों वह कितने हैं, तो 40 हैं। बिहार में लोकसभा के सदस्यों की संख्या 40 है। चलते हैं 21वें नंबर प्रश्न की बात करें दोस्तों। वीडियो अच्छा लगे तो मास्टर इन्फो को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि बिहार सचिवालय से संबंधित बहुत सारे प्रैक्टिस सेट आपको यहाँ पर उपलब्ध करा दिए गए हैं। बिहार में कृषि का स्वरूप क्या है। तो बिहार में जो कृषि का स्वरूप है वह क्या है दोस्तों, तो जीवनदायी। बिहार में कृषि का जो स्वरूप है जीवनदायी है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा दोस्तों। सही उत्तर चयन करना था। तो बिहार में कृषि का जो स्वरूप है जीवनदायी है। चलते हैं अगले प्रश्न की बात करें। 23वें नंबर प्रश्न, विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप बिहार में कहाँ है। तो विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप बिहार में कहाँ है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा राजगीर में। विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप बिहार के राजगीर में है। बिहार के राजगीर में है। 24वें नंबर प्रश्न की बात करें, नवनालंदा महाविहार किसके लिए विख्यात है। नवनालंदा महाविहार किसके लिए विख्यात है, तो पाली अनुसंधान संस्थान। पाली अनुसंधान संस्थान के लिए नवनालंदा महाविहार विस्तार ये जो है विख्यात है। चलते हैं 25वें नंबर प्रश्न की ओर। 25वां नंबर जो प्रश्न है, प्रसिद्ध उपन्यास गोदान के लेखक कौन है। तो प्रसिद्ध उपन्यास गोदान के लेखक मुंशी प्रेमचंद्र हैं। मुंशी प्रेमचंद्र की बहुत सारे कहानियां हैं दोस्तों, जैसे गोदान, गबन, कर्मभूमि, रंगभूमि, ये सब जो है मुंशी प्रेमचंद्र की रचना है। वहीं बात करें महादेवी वर्मा की, तो महादेवी वर्मा की जो प्रमुख रचना है दोस्तों यामा है। महादेवी वर्मा की प्रमुख रचना यामा है। तो चलते हैं 26वें नंबर प्रश्न की बात करें, भूटान की राजधानी कहाँ है। तो भूटान की राजधानी कहाँ है दोस्तों, तो भूटान की राजधानी थिम्पू है। भूटान की राजधानी थिम्पू है। और भूटान की मुद्रा की बात पूछे तो न्यू गुल्ट्रम है। भूटान की राजधानी थिम्पू है और उसकी मुद्रा न्यू गुल्ट्रम है। बात करें दोस्तों 27वें नंबर प्रश्न की। 27वां नंबर जो प्रश्न है दोस्तों, मॉरिशस का राष्ट्रीय मुद्रा क्या है। तो मॉरिशस का जो राष्ट्रीय मुद्रा है दोस्तों ये मॉरिशियन रुपया है। मॉरिशस की जो मॉरिशस का जो मुद्रा है दोस्तों वह क्या है, तो मॉरिशस का जो मुद्रा है, मॉरिशस का जो मुद्रा है दोस्तों वो हो जाएगा, मॉरिशस का जो मुद्रा है दोस्तों वो हो जाएगा मॉरिशस रुपया। मॉरिशस रुपया। मॉरिशस की अगर राजधानी पूछ ले तो पोर्ट लुइस मॉरिशस की राजधानी है। मॉरिशस की राजधानी क्या है दोस्तों, तो पोर्ट लुइस है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 28वां नंबर प्रश्न की बात करें दोस्तों कि अंतर्राज्य आपूर्ति पर लगाए गए कर टैक्स क्या होते हैं। तो अंतर्राज्य आपूर्ति पर लगाए गए टैक्स क्या होते हैं, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा IGST। IGST हो जाएगा, IGST हो जाएगा। अंतर्राज्य आपूर्ति पर लगाए गए कर IGST कहलाते हैं। चलते हैं 29वें नंबर प्रश्न की ओर। 29वां नंबर जो प्रश्न है, काकोड़ी षड्यंत्र केस के साथ कौन कौन से संबंधित थे। तो काकोड़ी षड्यंत्र केस के साथ कौन से, राम प्रसाद बिस्मिल भी थे, अशफाकुल्ला खां भी थे, राजेंद्र लाहिड़ी भी थे, चंद्रशेखर आज़ाद भी थे, यानी कि उपयुक्त में से सभी हो जाएंगे। यानी कि ऑप्शन नंबर डी 29 का सही हो जाएगा। काकोड़ी षड्यंत्र केस के साथ कौन कौन से संबंधित थे, तो राम प्रसाद बिस्मिल भी थे, अशफाकुल्ला खां, राजेंद्र लाहिड़ी भी थे, चंद्रशेखर आज़ाद भी थे, यानी कि सब के सब सही हैं। 30वें नंबर प्रश्न की बात करें दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो मास्टर जिन्फो को सब्सक्राइब कर लें, और इस क्लास का अगर PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है। भक्ति संत कबीर किस राज्य से संबंधित हैं। तो भक्ति संत कबीर जो थे उत्तर प्रदेश के एटा जिले से संबंधित हैं। भक्ति संत कबीर जो है दोस्तों उत्तर प्रदेश के एटा जिले से संबंधित हैं। बात करें इनका जन्म 1440 में हुआ था। जन्म जो इनका हुआ था 1440 में हुआ था दोस्तों। और इनकी मृत्यु की बात करें तो 1510 में। मृत्यु की बात करें तो 1510 में कहाँ हुआ था, ये भी पूछा जाता है कि भक्ति संत कबीर की मृत्यु कहाँ हुई थी, तो मगहर में हुई थी। कहाँ हुई थी, मगहर में हुई थी। बात करें दोस्तों कि कबीर जो थे सिकंदर लोदी के समकालीन थे। वही सिकंदर लोदी जिन्होंने आगरा शहर की स्थापना की थी। आगरा शहर की स्थापना सिकंदर लोदी ने की थी। वहीं कबीर जो थे सिकंदर लोदी के समकालीन थे।
और उसके बाद बात करें, कबीर का जन्म 1440 के उत्तर प्रदेश के एटा जिले में हुआ था और कबीर की मृत्यु 1510 में मगहर में हुआ था। कहाँ हुआ था? मगहर में। ये भी प्रश्न पूछा जाता है। 31वें नंबर प्रश्न की बात करें, निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर सूरत शहर बसा है? तो सूरत शहर जो बसा है ताप्ती नदी के तट पर। सूरत जो बसा हुआ दोस्तों, सूरत गुजरात का शहर है और यह ताप्ती नदी के तट पर बसा है। गंगा के किनारे बसे शहर की बात करें दोस्तों, तो हरिद्वार, कानपुर, पटना, वाराणसी, सब शहर ये सब जो हैं गंगा नदी के किनारे बसा है। गंगा नदी के किनारे ये भी प्रश्न पूछा जाता है दोस्तों, गंगा नदी के किनारे कौन सा शहर अवस्थित है? तो हरिद्वार, कानपुर, पटना, वाराणसी इत्यादि बसा हुआ है। बात करें दोस्तों गोदावरी, गोदावरी नदी के किनारे जो है नासिक शहर बसा है। गोदावरी नदी के किनारे नासिक शहर बसा है। 32वें नंबर प्रश्न की बात करें, किस आंदोलन के साथ वल्लभ भाई पटेल को सरदार का खिताब मिला? किस आंदोलन के साथ सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि मिला? तो बारदोली सत्याग्रह। बारदोली सत्याग्रह जो दोस्तों हुआ था, वह जो हुआ था 1928 में। बारदोली सत्याग्रह कब हुआ था? 1928 में हुआ था और वहीं पर वहाँ की महिलाओं ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी थी। ठीक है दोस्तों, ये बारदोली जो है गुजरात में पड़ता है। ठीक है, 1928 में बारदोली सत्याग्रह हुआ था। बात करें अगले प्रश्न की, 33वें नंबर प्रश्न की बात करें दोस्तों, कि निम्नलिखित में से कौन सा एक खरीफ फसल है? तो खरीफ फसल कौन सा है ये जानते हैं दोस्तों। तो 33 का जो यहाँ सही आंसर जो होने वाला है दोस्तों, मूंगफली। याद रखने वाली बात जो है रबी फसल, तो रबी फसल ऐसे याद रख सकते हैं दोस्तों, आलू, सरसों, चना, गेहूँ, मटर, मसूर, जौराई। एक बार और रखते हैं, आलू, सरसों, चना, गेहूँ, मटर, मसूर, जौराई। अगर ये रबी फसल हम लोग याद रखते हैं तो खरीफ फसल ऑटोमेटिक हमें याद हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसका एक और ट्रिक बनाकर भी आपको दे दिया जाएगा। बात करें, गवर्नर डैश द्वारा नियुक्त किया जाता है। गवर्नर किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो भारत के राष्ट्रपति द्वारा गवर्नर की नियुक्ति की जाती है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं 35वें नंबर प्रश्न की ओर। 35वां नंबर जो प्रश्न है, वीडियो अच्छा लगे तो मास्टर जी इन्फो को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि बिहार सचिवालय संबंधित बहुत सारे प्रैक्टिस सेट आपको यहाँ पर अवेलेबल करा दिए गए हैं। निम्नलिखित में से किसका सबसे छोटा कार्यकाल भारतीय राष्ट्रपति के रूप में था? यानी कि सबसे छोटा कार्यकाल वाले भारतीय राष्ट्रपति कौन थे, ये प्रश्न पूछा जा रहा है। तो ये हो जाएंगे जाकिर हुसैन। पद पर रहते हुए जाकिर हुसैन की मृत्यु हो गई थी, इसीलिए इनका कार्यकाल बहुत छोटा रह गया था। तो बात करें 36वें नंबर प्रश्न की बात, तो 36वां नंबर जो प्रश्न है दोस्तों, वह वायसराय कौन था जो भारत में स्थानीय स्वराज के पिता के रूप में जाना जाता है? तो स्थानीय स्वराज के पिता के रूप में कौन जाना जाता है दोस्तों? तो ये हो जाएंगे लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन वही थे दोस्तों जिन्होंने वर्नाकुलम प्रेस एक्ट को निरस्त किया था। लॉर्ड रिपन ने ही प्रथम कारखाना अधिनियम भी लाया था। तो लॉर्ड रिपन को सज्जन रिपन भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो स्थानीय स्वराज के पिता, स्थानीय स्वशासन के पिता लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। चलते हैं 37वें नंबर प्रश्न की ओर। 37वां नंबर जो प्रश्न है, किसके द्वारा विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा राजा रंजीत सिंह को प्राप्त हुआ था? तो कोहिनूर हीरा जो था दोस्तों, राजा रंजीत सिंह को किसके द्वारा प्राप्त हुआ था, ये प्रश्न पूछा जा रहा है। तो यह हो जाएगा शाह शुजा। शाह शुजा द्वारा राजा रंजीत सिंह को प्राप्त हुआ था कोहिनूर हीरा। 38वें नंबर प्रश्न की बात करें, गांधी ने सत्याग्रह वाक्यांश को डैश ने बताया। तो गांधी जी को सत्याग्रह शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जो है वह कहाँ किया था, ये प्रश्न पूछा जा रहा है। तो गांधी जी ने सत्याग्रह शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग दक्षिण अफ्रीका में किया था। उसके बाद बात करें बिहार में किया था। भारत में बात करें तो बिहार में सर्वप्रथम सत्याग्रह का प्रयोग किया था। नमक सत्याग्रह की बात करें तो 1930 में नमक सत्याग्रह किए थे गुजरात में, दांडी मार्च कहलाता है। 39वें नंबर प्रश्न की बात करें, निवेश किसके बराबर होता है? तो निवेश जो है दोस्तों, यह इनमें से कोई नहीं ऑप्शन हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। 39 का डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, 40वें नंबर प्रश्न की बात करें, निम्न में से कौन सी चीनी यात्री नालंदा विश्वविद्यालय में 6 वर्षों तक अध्ययन किया था? तो चीनी यात्री था और नालंदा विश्वविद्यालय में 6 वर्षों तक अध्ययन करने वाले चीनी यात्री कौन थे दोस्तों? तो ये हो जाएंगे ह्वेनसोंग। ह्वेनसोंग हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। ह्वेनसोंग किसके शासनकाल में आया था, ये भी प्रश्न पूछा जाता है। तो ह्वेनसोंग हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था और ये भारत में 6 वर्षों तक रहा और नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया। यह चीनी यात्री था, ह्वेनसोंग चीनी यात्री था और हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। बात करें 41वें नंबर प्रश्न की, निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा नहीं किया जाता? तो राष्ट्रपति द्वारा किसकी नियुक्ति नहीं किया जाता है, ये प्रश्न पूछा जा रहा है। तो राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति किया जाता है। उसके बाद बात करें, राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति द्वारा किया जाता है। उच्च न्यायालयों के मुख्य और अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति किया जाता है। बात करें कि उपराष्ट्रपति की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति द्वारा नहीं किया जाता है। बात करें अगला प्रश्न की बात करें दोस्तों, 42वें नंबर प्रश्न, राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्र आपात स्थिति की घोषणा किए जाने के बाद
किस अवधि तक उसका अनुमोदन संसद के प्रत्येक सदन द्वारा किया जाना चाहिए। तो राष्ट्रीय आपात की बात कर रहा है दोस्तों। राष्ट्रीय आपात में अगर राष्ट्रीय आपात को अगर बढ़ाना है दोस्तों तो कितने दिन में अनुमोदन करना होगा, तो ये प्रश्न पूछा जा रहा है। तो 1 महीने के भीतर यानी कि 30 दिन के भीतर अनुमोदन करना आवश्यक है। तो 42 का यहाँ ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आपातकाल में 1 महीने के अंदर आपको अनुमोदन करना जरूरी है। बात करें 43वें नंबर प्रश्न की, भारतीय गणतंत्र की यथार्थ संवैधानिक स्थिति 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू होने के समय क्या थी। तो बोल रहा है कि भारतीय गणतंत्र के यथार्थ संवैधानिक स्थिति 26 जनवरी 1950 के संविधान लागू होने के समय क्या थी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा एक प्रभु संपन्न प्रजातांत्रिक गणतंत्र। एक प्रभु संपन्न प्रजातांत्रिक गणतंत्र इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 44वें नंबर प्रश्न की बात करें, चंद्रग्रहण केवल इन दिनों देखा जाता है। चंद्रग्रहण केवल जो है दोस्तों केवल का केवल पूर्ण चंद्रग्रहण दिवस के दिन ही देखा जाता है। चंद्रग्रहण केवल पूर्ण चंद्रग्रहण के दिन ही देखा जाता है। चलते हैं 45वें नंबर प्रश्न की ओर। 45वां नंबर जो प्रश्न है दोस्तों, भारतवर्ष के लिए एक संघीय संबंध ढांचे को किसने प्रस्तुत किया था। तो भारतवर्ष के लिए एक संघीय संबंध ढांचे को किसने प्रस्तुत किया था। ये आंसर हो जाएगा 1935 भारत शासन अधिनियम। 1935 भारत शासन अधिनियम को भारत का जो है संविधान का मैग्ना कार्टा भी कहते हैं। 1935 भारत शासन अधिनियम से हमारे संविधान में बहुत सारा चीज़ लिया गया है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं 46वें नंबर प्रश्न की ओर। 46वां नंबर जो प्रश्न है वो देख लेते हैं। 46वां नंबर जो प्रश्न है, उच्च न्यायालय अथवा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किस समादेश को जारी करके किसी प्राधिकारी द्वारा नहीं किया जा रहा है कोई कार्य कराने के लिए उसे बाध्य किया जा सकता है। यानी कि उच्च न्यायालय द्वारा या सर्वोच्च न्यायालय द्वारा एक आदेश जारी करता है दोस्तों, अगर कोई पदाधिकारी ठीक ढंग से काम नहीं कर रहा है तो वह कौन सा हो जाएगा। उत्प्रेषण होगा, बंदी प्रत्यक्षरण होगा, परामर्श होगा, अधिकार परीक्षा होगा। तो यह कौन सा हो जाएगा दोस्तों। तो इसका जो सही आंसर होगा परामर्श होगा। मैंडमस रिट, मैंडमस रिट हो जाएगा दोस्तों। अगर कोई पदाधिकारी सही ढंग से काम नहीं कर रहा है तो उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय उस पर क्या करेगा, परामर्श देगा, मैंडमस रिट जारी करेगा। चलते हैं 47वें नंबर प्रश्न की ओर। 47वें नंबर प्रश्न की बात करें, निम्न झीलों में से कौन सा नमकीन पानी का झील है। तो नमकीन पानी का झील इसमें कौन सा है दोस्तों। तो सांभर झील राजस्थान में पड़ता है। यह जो है सर्वाधिक नमकीन झील, भारत का सर्वाधिक नमकीन झील सांभर झील राजस्थान है। वहीं भारत का सबसे बड़ा नमकीन झील तो यह कौन हो जाएगा। तो उड़ीसा का चिल्का झील। चिल्का झील उड़ीसा भारत का सबसे बड़ा नमकीन पानी का झील है। वहीं परसेंटेज की दृष्टि से अगर देखें तो भारत का सर्वाधिक नमकीन पानी का झील सांभर झील हो जाएगा। चलते हैं 48वें नंबर प्रश्न की ओर। 48वें नंबर प्रश्न की बात करें, मरुभूमि के विस्तार को रोकने के लिए वृक्षारोपण पट्टियों अथवा खरों में सबसे छोटे वृक्ष मरुस्थल की ओर, सबसे ऊंचे वृक्ष दूसरी ओर किया जाता है। इस रोपण का नाम क्या है। इस रोपण मरुस्थल में जो पौधा रोपा जाता है दोस्तों, इस रोपण का नाम क्या है। तो रक्षक मेखलाएं, रक्षक मेखलाएं इस रोपण को कहते हैं। बात करें 49वें नंबर प्रश्न की ओर। 49वां नंबर जो प्रश्न है, एक पुस्तक जिससे समस्त विश्व में पर्यावरण की चेतना विकसित की, उसका नाम साइलेंट स्प्रिंग है। इसके लेखक कौन है। तो साइलेंट स्प्रिंग जो कि पर्यावरण से संबंधित है दोस्तों। तो पूछ रहा है कि साइलेंट स्प्रिंग के लेखक कौन है। तो साइलेंट स्प्रिंग के जो लेखक है दोस्तों जॉन सीमोर हैं। साइलेंट स्प्रिंग के लेखक जॉन सीमोर हैं और यह पर्यावरण की चेतना विकसित करने वाली एक महानतम पुस्तक है। 50वें नंबर प्रश्न की बात करें दोस्तों, किस समय महात्मा गांधी ने सहयोगी रह चुके पर उनसे अलग होकर एक परिवर्तनवादी आंदोलन जिसका नाम आत्मसम्मान आंदोलन था चलाने वाले कौन थे। यानी कि एक समय था जब महात्मा गांधी के वह सहयोगी थे, लेकिन बाद में वह आत्मसम्मान आंदोलन स्टार्ट कर दिए। तो वह व्यक्ति कौन थे। तो वह व्यक्ति थे ईवी राजास्वामी नेकर। ईवी राजास्वामी नेकर ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। महात्मा गांधी के कभी करीबी थे ईवी राजास्वामी नेकर और बाद में इन्हें अलग होकर आत्मसम्मान आंदोलन स्टार्ट किया था। चलते हैं 51वें नंबर प्रश्न की ओर। 51वां नंबर जो प्रश्न है, इनमें से मानव शरीर में विटामिन सी का क्या कार्य है। तो विटामिन सी का जो कार्य है दोस्तों, विटामिन सी खट्टे पदार्थों में पाया जाता है और विटामिन सी का सबसे अच्छा जो स्रोत है दोस्तों वो आंवला है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑक्सीजन प्रभावित करना। ऑक्सीजन प्रभावित करना, विटामिन सी का कार्य क्या है, ऑक्सीजन प्रभावित करना। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 52वें नंबर प्रश्न की बात करें दोस्तों,
52वां नंबर जो प्रश्न है, परमाणु रिएक्टर में इस्तेमाल किया जाने वाला शीतलक क्या है? तो परमाणु रिएक्टर में इस्तेमाल किया जाने वाला शीतलक जो है वह क्या है, ये प्रश्न पूछा जा रहा है। तो ग्रेफाइट है। परमाणु रिएक्टर में इस्तेमाल किया जाने वाला शीतलक क्या है? तो ग्रेफाइट है। 53वें नंबर प्रश्न की बात करें, डैश दांतों की सुरक्षा करता है। तो क्या दांतों की सुरक्षा करता है? तो ये हो जाएगा दोस्तों, इसमें जो तीसरा जो ऑप्शन है वो दिखाई नहीं दे रहा है, तो इस प्रश्न को अभी छोड़ते हैं दोस्तों। चलते हैं 54वें नंबर प्रश्न की ओर। बात करें, डैश किसकी कमी के कारण हाइपोकोलोमिया रोग होता है? किसकी कमी के कारण हाइपोकोलोमिया रोग होता है? तो 54 का जो यहाँ सही आंसर हो जाएगा, पोटेशियम की कमी के कारण हाइपोकोलोमिया रोग होता है। चलते हैं 55वें नंबर प्रश्न की ओर। 55वां नंबर प्रश्न की बात करें दोस्तों, डायनमो परिवर्तित करता है। डायनमो क्या परिवर्तित करता है? तो डायनमो जो है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ सही हो जाएगा, डायनमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। क्योंकि डायनमो एक यंत्र है दोस्तों, उसको घुमाने पर क्या होगा, विद्युत निकलेगा, इसीलिए यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। 56वें नंबर प्रश्न की बात करें दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो मास्टर जिन्फो को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है एक वीडियो बनाने में, और यह वीडियो जो है बिहार सचिवालय के लिए रामबाण सीरीज होने वाली है। 56वें नंबर प्रश्न की बात करें, वायरलेस माउस कंप्यूटर से किस प्रकार कनेक्ट होता है? तो वायरलेस कंप्यूटर से माउस जो है किस प्रकार कनेक्ट होता है? तो गामा किरणों के कारण कनेक्ट होता है। चलते हैं 57वें नंबर प्रश्न की ओर। 57वां नंबर जो प्रश्न है, आयोडीन की मात्रा की कमी को इनमें से क्या लेकर पूरा किया जाता है? अगर शरीर में आयोडीन की कमी हो गई दोस्तों, तो क्या लेकर इसे पूरा किया जाना है? तो आयोडीन युक्त नमक और समुद्री खाद्य पदार्थ, आयोडीन युक्त नमक और समुद्री खाद्य पदार्थ को लेकर आप आयोडीन की मात्रा को कमी के पूरा कर सकते हैं। चलते हैं 58वें नंबर प्रश्न की ओर। 58वां नंबर जो प्रश्न है, गोबर गैस का मुख्य घटक क्या है? तो गोबर गैस का जो मुख्य घटक है वो मीथेन है। मीथेन का सूत्र क्या है दोस्तों? तो CH4 है। मीथेन का सूत्र CH4 है और गोबर गैस का मुख्य घटक मीथेन है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। रेडियम की खोज किसने की? तो रेडियम की जो खोज है दोस्तों, रेडियम की खोज मैडम क्यूरी ने की, और मैडम क्यूरी को इनके लिए नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। 60वें नंबर प्रश्न की बात करें, किलोवाट डैश को मापने के लिए एक इकाई है। तो किलोवाट से जो मापते हैं दोस्तों, किलोवाट से मापते हैं शक्ति, पावर को किलोवाट से मापा जाता है। 61वें नंबर प्रश्न की बात करें, हीरा डैश का एक अपरूपी स्वरूप है। तो हीरा जो है कार्बन का एक अपरूप है। हीरा क्या है दोस्तों? कार्बन का एक अपरूप है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 62वें नंबर प्रश्न की बात करें दोस्तों, नाभिक विखंडन डैश के प्रभाव के कारण होता है। तो नाभिक विखंडन जो है किसके प्रभाव के कारण होता है? तो न्यूट्रॉन के प्रभाव के कारण नाभिक विखंडन, यानी कि नाभिक बड़े बड़े टुकड़ों में टूट जाते हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाते हैं। 63वें नंबर प्रश्न की बात करें, परमाणु डैश के बने होते हैं। परमाणु जो बने होते हैं दोस्तों, वो बने होते हैं प्रोटॉन, उसके बाद यहाँ देख सकते हैं दोस्तों इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस। तो ये क्या ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों? तो 63 का जो यहाँ सही आंसर होने वाला है, इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बने होते हैं। परमाणु जो बने होते हैं इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बने होते हैं, यानी कि न्यूक्लियस में कौन सा आ जाएगा? तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन आ जाएगा। परमाणु मुख्य रूप से इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के बने होते हैं। तो इसमें जो ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। डी इसलिए हो जाएगा कि इलेक्ट्रॉन अलग है दोस्तों, इलेक्ट्रॉन बाहर से चक्कर लगाता है, और न्यूक्लियस यानी कि नाभिक के भीतर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। ठीक है दोस्तों, तो 63 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 64वां नंबर प्रश्न की बात करें, जस्तीकरण लोहे के चादरों पर डैश की एक परत होती है। तो जस्तीकरण जो है लोहे की चादरों पर किसकी परत होती है, ये प्रश्न पूछा जा रहा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जस्ता। जस्तीकरण लोहे की चादरों पर जस्ते की एक परत होती है। प्रकाश वर्ष डैश का एक मापक है। प्रकाश वर्ष जो है दोस्तों किसका एक मापक है? तारों की दूरियों का मापक, यानी कि प्रकाश वर्ष जो है तारों की दूरियों को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। बात करें, एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 गुना 10⁻15 मीटर होता है। आप 12 किलोमीटर कर देंगे। 9.46 गुना 10⁻12 किलोमीटर अब 15 मीटर। इनमें से कौन सी किरण अधिक मात्रा में प्रवेश करती है? इनमें से कौन सी किरण अधिक मात्रा में प्रवेश करती है? तो गामा किरण। गामा किरण अधिक मात्रा में प्रवेश करती है। 67वें नंबर प्रश्न की बात करें, इनमें से किसका प्रयोग एक स्नेहक के रूप में किया जाता है? तो स्नेहक के रूप में जो प्रयोग किया जाता है, तो ये 67 नंबर का जो आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये ग्रेफाइट हो जाएगा। ग्रेफाइट को स्नेहक के रूप में प्रयोग किया जाता है। चलते हैं 68वें नंबर प्रश्न की ओर। 68वां नंबर जो प्रश्न है दोस्तों, लकड़ी डैश के निर्माण में इस्तेमाल होने वाली मुख्य कच्ची सामग्री है। लकड़ी किसके निर्माण में इस्तेमाल होने वाली एक मुख्य सामग्री है? तो ये हो जाएगा कागज। लकड़ी जो है कागज के निर्माण में इस्तेमाल होने वाली मुख्य कच्ची सामग्री है। 69वें नंबर प्रश्न की बात करें दोस्तों, मध्याह्न यानी कि मेसोन में डैश पाए जाते हैं। मध्याह्न में
क्या पाए जाते हैं दोस्तों? तो कॉस्मिक किरणें, मध्याह्न में कॉस्मिक किरणें पाई जाती है। 70वें नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। 70वां नंबर जो प्रश्न है, वर्ड प्रेशर का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो वर्ड प्रोसेसर का प्रयोग जो किया जाता है दोस्तों, वह किया जाता है पाठ्य तैयार करने और सुधारने के लिए, पाठ्य डाटा को प्रविष्ट करने और प्रोसेसिंग करने के लिए, एक पृष्ठ से दूसरे पृष्ठ पाठ्य का प्रवाह सुनिश्चित करने के लिए, यानी कि उपयुक्त का उपयुक्त सभी सही हो जाएगा। वर्ड प्रोसेसर का प्रयोग पाठ तैयार करने और सुधारने में भी किया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा। चलते हैं 71वें नंबर प्रश्न की ओर। 71वां नंबर जो प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व मनुष्य में प्राकृतिक रूप में नहीं पाया जाता है? मनुष्य में प्राकृतिक रूप में नहीं पाया जाने वाला जो तत्व है दोस्तों, वह कौन हो जाएगा? तो वह हो जाएगा कौन? तो वह हो जाएगा सीसा। मनुष्य के शरीर में सीसा नहीं पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, मनुष्य के शरीर में सीसा नहीं पाया जाता है। 72वें नंबर प्रश्न की बात करें, शुद्ध धातु की तुलना में मिश्र धातु डैश अधिक होती है। शुद्ध धातु की तुलना में मिश्र धातु है उसकी प्रतिरोधकता अधिक होती है। शुद्ध धातु की तुलना में मिश्र धातु की प्रतिरोधकता अधिक होती है। प्रतिरोधकता का जो मात्रक होता है ओम इनवर्स होता है, प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है, ये भी हमें याद रखना है। 73वें नंबर प्रश्न की बात करें, आंख का डैश आंख से वस्तु की वह न्यूनतम दूरी है जिसे बिना तनाव के स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, 73 का सही आंसर निकट बिंदु। आंख का निकट बिंदु आंख से वस्तु की वह न्यूनतम दूरी है जिसे बिना तनाव के स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। 74वें नंबर प्रश्न की बात करें दोस्तों, डैश एक निष्कर्ष गैस है। तो हीलियम एक निष्कर्ष गैस है क्योंकि यह शून्य समूह या 0 वर्ग में आता है या 18वें वर्ग में आता है। निष्कर्ष गैस का अगर क्रम पूछे तो बात करेंगे हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन और रेडॉन है। यह शून्य वर्ग या 18वें वर्ग में आता है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं आज के अरिहंत पब्लिकेशन के प्रैक्टिस सेट थर्ड के अंतिम प्रश्न की ओर दोस्तों। तो अंतिम जो 75वां नंबर प्रश्न है उसको देख लेते हैं। पनीर किसका उदाहरण है? तो पनीर किसका उदाहरण है दोस्तों? तो पनीर जेल का उदाहरण है। पनीर किसका उदाहरण है? जेल का उदाहरण है। अभी हम लोगों ने देखा अरिहंत पब्लिकेशन का बिहार सचिवालय का प्रैक्टिस सेट नंबर थर्ड, जो कि 75 क्वेश्चन जीके और साइंस से टोटल 75 प्रश्न पूछे जाते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अगला जो 75 प्रश्न है वो मैथ और रीजनिंग के होते हैं। तो मैथ और रीजनिंग का जो प्रश्न है दोस्तों, आपको बाद में पीडीएफ देकर आप कर लीजिएगा या आपको करवा दिया जाएगा। तो अभी के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। आज सुझाव जरूर दे दोस्तों कि 75 क्वेश्चन में आप लोगों ने कितना सही किया, आपको ने कितना का जवाब सही दिया। आपको ये वीडियो कैसा लगा एक बार कमेंट करके ज़रूर बताएं और अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें, क्योंकि बिहार सचिवालय से संबंधित बहुत सारे बुक का विश्लेषण आपको इस मास्टर जी इन्फो चैनल पर करवा दिया गया है। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत।